हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एडुलोन। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हाउ आर यू ऑल? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन अपने एग्ज़ाम्स की? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और एडुलोन ने आपकी अगर हेल्प करी है आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने में, आपके मार्क्स अच्छे लाने में, आपके डाउट्स को क्लियर करने में, तो प्लीज़ एडुलोन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके। और आपको हमारे इकनॉमिक्स के वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अपने रिव्यूज़ प्लीज़ हमारी जो साइट है उस पर भी दीजिएगा और कमेंट्स में भी लिखिएगा। और आपको अगर ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिकी लग रहा है और आप चाहते हो कि ऐसा कोई चैप्टर है आप उसके दोबारा रिवीजन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं उसमें, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने में। ओके, राइट। सो अपने एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ये एक सीक्रेट मंत्रा है आपका। आपको जब भी आप जब भी अपना एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना और पार्क में वॉक करके आना है। तभी आपका जो कंसंट्रेशन है आपके एग्ज़ाम के प्रति अच्छा जाएगा। वरना आप क्या करोगे कि जब आप एग्ज़ाम लिखोगे तो आपका सारा का सारा फोकस दूसरी चीज़ों में जाएगा बजाय कि एग्ज़ाम्स के। तो आपको क्या करना है कि अपना जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ बना के रखना है एग्ज़ाम पे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पार्क में जाना है, वॉक करना है। तभी आपका माइंड जो है बिल्कुल वो रहेगा, राइट। और आपको जूस लेते रहना है, अच्छे से पानी पीना है, 8 ग्लासेस तो पीना ही पीना है दिन में। और एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, तभी आपका माइंड अच्छा वर्क करेगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। और जब आपको आपको न्यूमेरिकल वाले वीडियोस करवाती हूँ, जो चैप्टर्स करवाती हूँ, उसको आपको क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करके देखना है। सिर्फ देख देख के कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करके देखना है, तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया, उसका पार्ट 2 भी वी हैव डिस्कस। तो अब हम डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने से पहले आपको क्या करना है, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना, तभी आप अटैम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन आंसर। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमने जो इंडेक्स नंबर्स किया था, डिस्पर्जन किया था, कोरिलेशन किया था, वो थोड़े से ट्रिकी चैप्टर्स थे। बट अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है और ये बहुत ज़्यादा इजी भी है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी थ्योरी करनी है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको रजिस्टर अपना उठाने की। ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। ओके, लेट मी ओपन माय प्रेजेंटेशन। यूज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। Right, these are the question answers of use of statistical tools developing projects in economics. हमने क्या किया था इस चैप्टर में, चार के चार प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे, राइट। हमने 4 प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट प्रोजेक्ट था कि कंज्यूमर अवेयरनेस का प्रोजेक्ट था हमारा फर्स्ट। फिर हमने डिस्कस किया था जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। फिर देन वी डिस्कस्ड अबाउट द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स का प्राइस चल रहा है, उसमें कितनी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं और उस फ्लक्चुएशंस की वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई है वो कैसे अफेक्ट हो रही है, राइट। हमने ये सब डिस्कस किया था। फिर हमने एक और प्रेजेंटेशन भी डिस्कस करी थी। उसका मेन मोटिव था कि जेंडर, हमारी जो डेमोग्राफिक सिचुएशन चल रही है उसको देखना। ओके, तो चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल था। पूरे चैप्टर में बस यही था कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पहले तो जो डाटा है उसका एक क्वेश्चनर प्रिपेयर कर लेना है, राइट। फर्स्ट वी प्रिपेयर द क्वेश्चनर ऑफ डाटा, देन वी प्रिपेयर questionnaire of data, then we prepare collection of data we do। उसके बाद क्या करते हैं, सारा डाटा कलेक्ट होने के बाद उसे हम क्लासीफाई करते हैं, राइट। हमने क्लासीफाई भी किया था डाटा को। फिर हमने जो हमारा डाटा क्लासीफाई हो गया था उसको एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया था। टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करने के बाद हमने क्या किया था, उस डाटा को एनालाइज किया था। हमने देखा था कि उस टेबल से क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ हो सकते हैं, राइट। फिर हमने पूरे एनालिसिस करने के बाद उसका एक क्वेश्चन और हमारी जो समरी प्रिपेयर करके आती है उससे हमने वो भी निकाली थी, राइट। तो ये थे हमारे इसके कंसेप्ट्स इस चैप्टर के। तो बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर भी है, राइट। तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी हमारे ये वाले चैप्टर में। तो बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर था। अगर आपको क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से तो यही क्वेश्चन आएगा कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें क्या क्या स्टेप्स लगेंगे। तो स्टेप्स हमें अच्छे से रिवाइज हैं। हमारे स्टेप्स से हमें एक क्वेश्चन रेडी करना है,
then we have to collect the data, then we have to classify it, then we have to present it in a table form, फिर हमें उसे करना है analyze, फिर हमें करना है उसकी क्वेश्चन आंसर्स और समरी, राइट। तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी। अगर आपको इसको शॉर्ट में रिवाइज करना है कि आप इसको लर्न कैसे करो, पहले क्लासीफाई करना है, फिर आपको करना है कलेक्ट करने के बाद क्लासीफाई करना है, फिर टेबल बनानी है, फिर एनालिसिस करना है और फिर क्वेश्चन और समरी लिखनी है। तो आप इसको एक उसमें कैसे लिखोगे, इसको एक एक्रोनॉमिक जो होता है ना, एक शॉर्ट फॉर्म में लर्न करो ताकि आपको ईजी हो ये याद करने में। तो आपकी क्या इसकी एक्रोनिम बनेगी, देखो यहाँ पे पहले क्यू है, तो क्यू मैंने इसका फर्स्ट वर्ड लेटर उठा ली ताकि आपको ईजी हो जाए इसको याद करने में। क्यू सी सी टी ए एस, तो आपको ये याद करना है बजाय कि इसकी। आप अगर ये याद कर लोगे ना, क्यू और सेटास, इसको आप याद कर लोगे तो आपको एकदम से माइंड में आ जाएगा कि क्यू से आपको क्वेश्चनेयर, सी से है कलेक्शन, राइट, फिर सी से है आपका क्लासिफिकेशन, फिर है आपकी टेबल में प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस है और फिर है उसकी समरी। तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है ये इस एक्रोनिम की फॉर्म में लर्न करना, ताकि आपको ईजी हो पाए इस पूरी जो आपकी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको याद करना, राइट। तो ये था आपका ये वाला कंसेप्ट, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको एक बार शॉर्ट रिव्यू दे दिया जो हमने पीछे पढ़ा था फर्स्ट 2 पार्ट्स में, बट इसको डिटेल में समझने के लिए आपको जो 2 वीडियोस मेरे आए हुए हैं पहले उसको देखना पड़ेगा, ताकि आप ये वाले क्वेश्चन आंसर्स को कर पाओ। और क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करने से पहले आपको क्या करना है, पहले खुद से ट्राई करके देखना, डायरेक्ट जो आंसर है उसकी तरफ नहीं बढ़ना, बल्कि खुद से भी एक बार ट्राई करके देखना है क्वेश्चन, राइट। खुद से अगर आप ट्राई करके देखोगे क्वेश्चन, तो आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, आपकी जो सोचने की शक्ति है वो डेवलप होगी, और आप एग्जाम में भी खुद से आंसर कर पाओगे इस बजाय कि हमेशा सॉल्यूशन की तरफ भागने से, राइट। तो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स डेवलपिंग प्रोजेक्ट इन स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम एक कोड डिस्कस करते हैं हमेशा। हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, आप कह सकते हैं कि हमने एक रूल बनाया है कि किसी भी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने से पहले या किसी न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, तो हम क्या करते हैं, उसका एक कोड डिस्कस करते हैं। किसी भी हम वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, वो कोड हो सकता है आपकी लाइफ से रिलेटेड, वो हो सकता है आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, वो हो सकता है आपके फ्रेंडशिप से रिलेटेड, पॉजिटिव थॉट्स हो सकते हैं, ताकि आपका जो माइंड है वो फोकस और अच्छे से करे, राइट। तो इसलिए आपका एक हमें कोड ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो हमने ये वाला आज के लिए कोड रखा है ताकि आपका माइंड जो ये वाला क्वेश्चन आंसर्स है उसके लिए एक अच्छे से दौड़े, ताकि आप ये वाला अपने माइंड में बिठा के चलो ये वाला कोड और अच्छे से पढ़ो, राइट। तो आज का कोड है, एजुकेशन इज़ द पासवर्ड फॉर द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर टुडे। ओके, एजुकेशन क्या है, ये एक पासवर्ड है फ्यूचर के लिए। आपके फ़ोन में भी एक पासवर्ड होता है, इसी तरह क्या होता है, एजुकेशन भी एक पासवर्ड है, ये एक ज़रिया है आपको फ्यूचर में अच्छी लाइफ देने का। अगर आप अभी पढ़ोगे तभी आपको अच्छा फ्यूचर में लाइफ मिलेगी। अगर आप अभी अपना टाइम ख़राब करते जाओगे, आप सोचोगे कि मैं कल से पढ़ूंगा, तो फिर आपका टाइम निकलता जाएगा और जो पासवर्ड है उसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। ये पासवर्ड आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए, इसलिए आप जो आपकी अपनी फ्यूचर की लाइफ है उसको आप सही से इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आपको अभी से मेहनत करनी स्टार्ट करनी है। आपका जो गोल है उसको पूरे करने के लिए 100% तैयारी करनी है। और आपका गोल है कि मुझे सीए बनना है, मुझे 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे टॉप यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना है, 12th पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और 12th पे फोकस कैसे होगा, पहले आप उसके लिए पहले आप 11th पे फोकस करोगे, क्योंकि 11th के कंसेप्ट और 12th के बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। तो अगर आपको यहाँ एडमिशन चाहिए, आपको सीए बनना है, तो आपको बहुत अच्छे से अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने चाहिए और आपको 11th-12th में बहुत अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए। तो एजुकेशन की हेल्प से ही अपना फ्यूचर आप ब्राइट कर सकते हो। अगर आपने एजुकेशन नहीं करी तो टाइम निकलता जाएगा, और वो क्योंकि एजुकेशन तो वापस आएगी नहीं, क्योंकि एक टाइम होता है पर्टिकुलर स्टडी का, आप हमेशा पढ़ते ही रह सकते। एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि मैं 3 से लेकर 25 ईयर्स तक या 26 ईयर्स तक ही स्टडी करूँगा, क्योंकि टाइम होता है बाउंड। अगर इसको आपने क्रॉस कर दिया तो वो टाइम निकल जाएगा और ये वाला टाइम कभी भी लौट के नहीं आएगा। तो एजुकेशन को आपने अच्छे से यूटिलाइज़ करना है अपनी, और उसके लिए हमेशा अभी से ही प्रिपेयर करके लाना है, क्योंकि आप आज की एजुकेशन आपके फ्यूचर में हेल्प करेगी। आज का आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना हो, बट आगे के लिए वो जो है ये मेहनत सफल लाएगी और आपकी लाइफ और अच्छी करेगी, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट कोट, और सेकेंड कोट है हमारा,
एजुकेशन इज़ नॉट रिप्रेजेंट रेपोकेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इट सेल्फ। ओके, तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि उसकी तरह है, लाइफ की तरह। एजुकेशन का मतलब ही लाइफ। अगर आप सोच लोगे ना कि मेरी लाइफ ही एजुकेशन है, तो आप सारा दिन अपने माइंड में सोच कर रखोगे कि मुझे अपनी जो स्टडीज़ है उसमें बिल्कुल भी कभी भी लापरवाही नहीं करनी। तभी आप सोच के रखोगे कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, अपने मार्क्स लाने अच्छे से। तो एजुकेशन ही लाइफ है, क्योंकि वही आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ाएगी, आपको सोर्स ऑफ इनकम देगी, आपको माइंड प्रिपेयर करेगी, आपके एनालिटिकल थॉट्स अच्छे करेगी, आपको पॉजिटिव रखेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं एजुकेटेड हूँ, आप आगे भी किसी को पढ़ा सकोगे। तो एजुकेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूल है, एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है। तो एजुकेशन पे कभी भी जो मर्जी आप कर लो, बट एजुकेशन पे कभी भी आपका वो नहीं आना चाहिए। एजुकेशन पे आपको कभी भी वो नहीं करना, लापरवाही नहीं बरतनी। किसी और चीज़ में कर लो, सकता है कि थोड़ा सा खाना कम खा लो, थोड़ा सा पानी कम पी लो, बट एजुकेशन तो पढ़ना तो है ही, राइट। तो रूल बना लो कि मुझे 3-4 घंटे तो दिन में पढ़ना ही पढ़ना है। तो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। बहुत पॉजिटिव थिंकिंग होगी, काफ़ी कुछ हमने आज पढ़ा एजुकेशन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक था, क्योंकि टॉपिक से हम डाइवर्ट नहीं हो सकते। टॉपिक था हमारा, हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने थे यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स के। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 5 स्टैटिस्टिकल टूल्स दैट आर यूज्ड इन डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट। हमने जो पीछे प्रोजेक्ट बनाया था 4 प्रोजेक्ट, कंज्यूमर अवेयरनेस पे वी प्रिपेयर्ड अ प्रोजेक्ट ऑन, हमने प्रोजेक्ट बनाया था अपना कंज्यूमर अवेयरनेस पे, हमने फिर बनाया था प्रोजेक्ट अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, हमने प्रोजेक्ट बनाया था कोऑपरेटिव सोसाइटी पे हमने प्रोजेक्ट बनाया था। फिर हमने बनाया था किस पे प्रोजेक्ट, हमने देखा था कि डेवलपिंग के वो कैसे डेमोग्राफिक रिफॉर्म्स कैसे चल रहे हैं हमारी कंट्री में, कितनी हमारी जो नेबर्स हैं उसमें क्या साइज़ है, क्या पॉपुलेशन है, राइट। तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी। फिर हमने डिस्कस किया था क्या हमारा जो कंज्यूमर कितना अवेयर है, और वेजिटेबल्स के प्राइसेस कितने चल रहे हैं, हमारे जो डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं उनके क्या प्राइसेस चल रहे हैं मार्केट में। और अगर प्राइस जो वेजिटेबल्स हैं उनके प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो हाँ हमने देखा था कि जो वेजिटेबल्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, राइट। तो ये सब प्रोजेक्ट है, इसमें कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स हुए थे, क्योंकि हमारे चैप्टर का मेन मोटिव यही है कि हमने स्टैटिस्टिकल टूल्स को कैसे यूज़ करना है प्रोजेक्ट में। तो हमारे कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ हुए थे इस प्रोजेक्ट में, हमने उस 5 का नाम देना है। तो द फर्स्ट आर्टिकल यूज इन डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट एज फॉलोज। हमने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए थे, कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, रिसीविंग ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। हमने ये सब टूल्स डिस्कस किए थे। हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने डाटा को एक क्वेश्चनर की फॉर्म में रेडी कर लिया था। क्वेश्चनर की फॉर्म में रेडी करने के बाद हमने क्या किया था, उस डाटा को कलेक्ट किया था। हमने कलेक्ट कर लिया था डाटा को। कलेक्ट कैसे किया था हमने डाटा को, हमने अपने सोर्सेज बनाए थे कि मुझे यहाँ से डाटा कलेक्ट करना है, यहाँ से डाटा कलेक्ट करना है। हमने अपना एनालिटिकल माइंड यूज़ किया था और उसके अकॉर्डिंग हमने डाटा को अलग अलग जगह से कलेक्ट किया था। तो कलेक्ट करने के बाद हमने जो हमारे पास डाटा आ गया था उसको हमने क्या किया था, क्लासीफाई किया था। क्योंकि जो हमारा डाटा कलेक्ट हुआ है वो रॉ फॉर्म में है, उसको हमने क्लासीफाई किया था कि ये प्राइमरी सेक्टर का डाटा है, ये सेकेंडरी का डाटा है और ये टर्शरी का डाटा है। और हमने अगर डेमोग्राफी की बात करें, डेमोग्राफी वाले प्रोजेक्ट में हमने कहा था कि ये वाला जो डाटा है इसमें इतने वुमेन हैं, इसमें इतने मेन हैं, इतने वुमेन एजुकेटेड हैं, इतने वुमेन एजुकेटेड नहीं हैं। तो हमने डाटा को क्या किया था, अलग अलग फॉर्म में क्लासीफाई किया था। और अगर वेजिटेबल्स वाले की बात करें तो हमने देखा था कि जो हमारे वेजिटेबल्स हैं डिफरेंट, उसमें क्या क्या प्राइजेस चल रहे हैं। हमने डाटा को कलेक्ट करने के बाद जो डिफरेंट वेजिटेबल्स थे हमारे, फॉर एग्जांपल पोटैटो था, टमाटो था, हमने उसको एक फॉर्म में इकट्ठा किया था, राइट। हमने इकट्ठा किया था कि पोटैटो के प्राइस हमने 3 महीने की स्टडी करी थी, तो इसमें इस डेट पे ये प्राइजेस हैं, इस पे ये हैं, इस पे ये हैं। तो हमने एक कलेक्शन कर ली थी डाटा की और उसको फिर कर दिया था हमने क्लासीफाई। तो क्लासीफाई करने के बाद जो हमारा डाटा इकट्ठा किया था उसको हमने प्रेजेंट कर दिया था एक टेबल की फॉर्म में। टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया था हमने उस डाटा को। टेबल की फॉर्म में से प्रेजेंट हो गया डाटा, ये रही आपकी टेबल। इसको अपने जो यहाँ पे प्राइमरी डाटा, क्योंकि आपने यहाँ पे रॉ फॉर्म में लिखा था, आपने क्लासीफाई तो कर दिया था बट वो था एक सिर्फ और सिर्फ रॉ फॉर्म में। तो रॉ फॉर्म में आपने क्या किया था, उसको एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया था। टेबल की फॉर्म में इसको आपने यहाँ प्रेजेंट कर लिया था। प्रेजेंट करने के बाद आपने उस डाटा को क्या कर दिया था, एक समरी निकाल दी थी उस डाटा से और आपने कंक्लूजन दे दिया था कि मेरा जो ये डाटा है
ये मेरा उसकी इंटरप्रिटेशन है और ये सब मैंने इस प्रोजेक्ट से सीखा है। तो ये थे इसके 5 स्टेप्स। मैंने आपको इसका क्या एक्रोनिम बताया था, पीछे हमने डिस्कस किया था। इसका एक्रोनिम था क्यू सी टास। तो आपने ये देखो यहाँ पे भी यही सब चीज़ें लगी हुई हैं, क्यू सी टास। इसको लर्न कर लो, आपका ये वाला क्वेश्चन रेडी है। और यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे अपार के एग्जाम में। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन रेडी करना है, फिर आपको क्या करना है, एक डाटा को कलेक्ट करना है, फिर आपको करना है क्लासीफाई, फिर करना है टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट, फिर उसको करना है एनालाइज, और फिर देनी है उसकी समरी। तो बहुत सिंपल ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेप्स टू रिकॉर्ड अ प्रोजेक्ट ऑन कंज्यूमर अवेयरनेस। अगर आपको कंज्यूमर अवेयरनेस से प्रोजेक्ट बनाना है तो उसको उसके क्या स्टेप्स होंगे। हमने कंज्यूमर अवेयरनेस पे प्रोजेक्ट बनाया था कि कंज्यूमर कितना अवेयर है अपनी डिफरेंट चीज़ों के बारे में, वो MRP के बारे में कितना अवेयर है, वो कितना अवेयर है कि उसके जब वो ख़रीदता है तो उसके को जो उसके पीछे एग मार्क वगैरह है वो चेक करने चाहिए। वो कितना अवेयर है अपनी राइट्स के बारे में, वो कितना अवेयर है कि अगर उसके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन होती है तो उसको कंज्यूमर कोर्ट में वो करना है। कंज्यूमर कोर्ट में उसको क्या करना है, एक अप्रोच कर सकता है वो किसी भी शॉपकीपर की जो मैल प्रैक्टिसेस अगर अनफेयर हो जाती हैं तो, राइट। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट का वो। तो हमारे इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व थे, तो लेट्स रीड द आंसर। Just as the project report and consumer awareness, and as far as designing a questionnaire, framing a sample, collecting data, classify data, presenting it, इंटरप्रेटिंग डाटा, तो हर एक प्रोजेक्ट में सेम स्टेप्स लग रहे हैं। हमने पीछे क्या डिस्कस किया था कि हर एक जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हम सेम स्टेप्स लगते हैं जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि पहला डाटा होता है कलेक्ट। तो इसमें भी यही है कि हमने एक सैम्पल प्रिपेयर कर लिया, हमने इसमें क्वेश्चन रेडी नहीं किया था बट हमने इसमें एक सैम्पल फ्रेम कर लिया था। सैम्पल के बाद हमने डाटा अलग अलग जगह से कलेक्ट किया था, फिर हमने उस डाटा को क्लासीफाई कर लिया था अलग अलग पार्ट्स में कि पहले हमने डाटा हर जगह से कलेक्ट कर लिया अपने नेबरहुड से कि कितने कंज्यूमर्स हैं, फिर हमने उस डाटा को क्लासीफाई कर लिया था कि कितने लोग MRP वाले प्रोडक्ट्स को देखते हैं लेते समय रूरल और अर्बन एरियाज़ में, राइट। याद है ये सब चीज़ें? अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ पीछे वाला वीडियो देखो, तभी आपको ये वाली चीज़ें समझ आएंगी दोबारा, क्योंकि बार बार मैं सारा वीडियो रिपीट नहीं कर सकती, तो आपको देखना पड़ेगा। अर्बन एरियाज़ था और ये रूरल एरियाज़ था। रूरल में हमने देखा था कि MRP कितने लोग चेक करते हैं, कितने लोग एग मार्क चेक करते हैं, कितने लोगों को अवेयर है अपनी राइट्स के बारे में, कितने लोग अवेयर हैं कि उनको एक वो मिली हुई है, फेयर प्राइस शॉप्स मिली हैं मार्केट में। हमने सब कंपेयर किया था रूरल और अर्बन एरिया। हमने यहाँ पे डाटा निकाल लिया था येस, और यहाँ पे निकाल लिया था नो। फिर हमने कलेक्ट करने के बाद उसे क्लासीफाई कर दिया था, उसको हमने फिर जो डाटा निकला है इसको हमने प्रेजेंट कर दिया था एक टैबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। और जब प्रेजेंट हुआ था डाटा को हमने उसकी एक समरी बना दी थी। तो यही स्टेप्स थे हर एक प्रोजेक्ट में, चाहे वो कंज्यूमर अवेयरनेस का हो, चाहे वो डेमोग्राफिक्स का हो, चाहे वो वेजिटेबल्स के डाटा को हो, चाहे वो लास्ट वाला प्रोजेक्ट जो था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, राइट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स इज द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इट्स ग्रोथ साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, वायरल एंड स्टेटिस्टिक्स, राइट। तो डेमोग्राफिक्स का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, डेमोग्राफिक्स का क्या मीनिंग होता है। डेमोग्राफिक्स इज द स्टडी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हमें स्टडी करना है जो ह्यूमन पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो हमारी पूरी देश की आबादी है, राइट। ह्यूमन पॉपुलेशन का मतलब यही होता है कि हमारे देश की कितनी आबादी है। तो हमने ह्यूमन पॉपुलेशन का डिस्कस करना है कि उसके क्या ग्रोथ का साइज़ है, वो कितनी रफ्तार से ग्रो कर रही है पॉपुलेशन पिछले ईयर्स के कंपैरिजन। हमने उसका डिस्ट्रीब्यूट करना है डाटा को, पहले हमने करना है उसका ग्रोथ कितनी साइज से हो रहा है, राइट। तो ये आ जाएगा आपका ग्रोथ साइज। फिर हमने देखना है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या चल रहा है, फिर हमने किया था उसको डेंसिटी देखनी है हमने उसकी, फिर हमने देखना है उसके स्टेटिस्टिक्स क्या चल रहे हैं उसके, राइट। तो ग्रोथ साइज का मतलब क्या है, वो किस रफ्तार से ग्रो हो रही है। अगर वो पिछले जो ईयर्स हैं, जो पिछला ईयर था हमारा 2020, उसमें अगर वो 2 मिलियन थी तो आज मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ, अगर वो 2 बिलियन थी तो आज वो 3 बिलियन हो गई है। तो वो कितना ग्रो करी है। डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि इस पॉपुलेशन में कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं, हमने उसको क्लासीफाई कर लिया था मेल्स और फीमेल्स में। डेंसिटी में देखा था कि हर एक मेल में कितने फीमेल्स रहती हैं, राइट।
और हमने देखा था कि उसके स्टैटिस्टिक्स क्या चल रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन किस टाइप की, कितने ओल्ड पॉपुलेशन है और कितने वो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफिक्स का मतलब यही है, ये एक स्टडी है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन की। उसमें हम देखते हैं उसके ग्रोथ साइज को, डिस्ट्रीब्यूशन को, उसकी डेंसिटी को और उसके स्टैटिस्टिक्स को, राइट। तो बहुत सिंपल था ये वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। तो हमें एक्सप्लेन करना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। सच अ डिसीजन इज द age distribution of population variations in proportion of the population in different age groups from year to year. So डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का मीनिंग है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की वेरिएशन है कि हमारी कंट्री में अगर पॉपुलेशन पूरी अगर 100 बिलियन है, राइट, तो उस 100 बिलियन में कितने हमारे यंग पीपल हैं, कितने हमारे ओल्ड पीपल हैं और कितने हमारे कौन से पीपल हैं, बिल्कुल जो इन्फेंट्स होते हैं वो हैं, और जो वर्किंग एज क्लास है वो कितनी है। हमने ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस करी थी। वर्किंग एज क्लास कितनी है हमारी इस उसमें, वर्किंग एज क्लास कितनी है हमारी, जो ये पूरी पॉपुलेशन है हमारी 100 बिलियन की, ये था हमने डिस्कस किया था। यंग यंग कितने हैं उसमें, ओल्ड कितने हैं, इन्फ्लेशन कितना है, और उसमें सॉरी इन्फेंट्स कितने हैं, और हमारे उसमें वर्किंग क्लास कितने हैं। तो डेमोग्राफी का मतलब ही यही है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है वेरिएशन का, पॉपुलेशन कितनी उसमें वेरिएंट है, उसमें कितनी वो है, वो जो डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन में, कितनी हमारी इन्फेंट पॉपुलेशन है, कितनी हमारी यंग जनरेशन है, और अबव 60 कितनी हमारी वो है, अबव 60 हमारी कितनी पॉपुलेशन है, राइट। इन प्रपोर्शंस ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर एक ईयर में अगर हमारी 2020 में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो थी हमारी वेरिएशन थी कि हमारे यंग जो लोग थे वो थे, मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, अगर हमारे यंग थे 100 और जो हमारे ओल्ड लोग थे वो थे 20, और हमारे अगर इन्फेंट्स जो थे वो थे 30, और जो हमारी वर्किंग क्लास थी वो थे, अगर वो 60 थे, तो 2021 में जो हमारे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का डिफरेंट एज ग्रुप्स में, उसमें क्या डिफरेंस आया 2021 में, हमारा क्या डिफरेंस आया कि यंग जो थी 100 से 150 हो गई, ओल्ड जो थी वो 220 से 30 हो गई, जो इन्फेंट्स थे वो 30 से 25 हो गई, क्योंकि कम भी हो सकते हैं, कोई वो नहीं है कि हर साल बढ़ेंगे, हो सकता है पॉपुलेशन में डिक्रीज आ जाए, बट जनरली कंडीशन देखी जाती है कि पॉपुलेशन इंक्रीज ही होती है। और जो हमारी वर्किंग क्लास थी वो हमारी कितनी इंक्रीज हुई थी, कि हमारी अगर वर्किंग क्लास पहले 60 थी तो वो कितनी 65 हो गई थी। तो इसमें क्या चेंजेस आए ईयर टू ईयर, और हमारी पूरी पॉपुलेशन में कितने यंग हैं, कितने इन्फेंट्स हैं और कितनी वर्किंग एज पॉपुलेशन है। तो ये होता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का मीनिंग। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम दिस आइटम इन वेरिएबल इज इंक्लूडेड इन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। हमें बताना है कि जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर होता है, जो पूरी पॉपुलेशन का डिवीजन होती है डिफरेंट हमारी उसमें, तो उसमें कौन जो कि इन्फेंट्स कितने हैं, हमारे ओल्ड पीपल कितने हैं और वर्किंग कितने हैं, उसमें हमारा कौन सा वेरिएबल यूज़ होता है। एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब वो हमेशा फिक्स रहता है हर एक नंबर में, बट वेरिएबल का मतलब वो चेंज होता रहता है हर एक उसके साथ जाके, हर एक वेरिएबल उसके साथ जाके वो चेंज होता रहता है। तो ये था वेरिएबल जो चेंज होता रहता है। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में कौन सा वेरिएबल हमें यूज़ हुआ है ये हमें बताना है। तो आंसर इज देयर आर able is included in the demographic structure as follows: population size, density, age structure, birth rate, death rate, etc. ओके, तो वेरिएबल का मतलब वो आइटम है जो हर एक ईयर में चेंज होता रहता है। अगर वो किसी के साथ जाएगा तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, और अगर किसी के साथ जाएगा तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, राइट। तो ये होता है वेरिएबल का मतलब। तो जो हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या वेरिएबल्स होते हैं, हमने डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में वही पढ़ा कि हमारी बर्थ रेट कितनी होगी, हमारी डेथ रेट कितनी होगी, हमारी बर्थ रेट कितनी होगी,
हमारी डेथ रेट कितनी होगी, तो यही हमारे जो हैं इसके वेरिएबल्स हैं। डेथ रेट कितनी होगी, हमारी पॉपुलेशन का साइज़ क्या होगा, राइट। उसकी डेंसिटी कितनी होगी पॉपुलेशन की, मतलब कितने मेल्स पे कितने फीमेल्स रहेंगे, और उसका एज स्ट्रक्चर कितना होगा, हमारी पॉपुलेशन की एज कैसी है। और तो यही इस चीज़ों में आता है, बर्थ रेट क्या है, साइज़ क्या है पॉपुलेशन का, कितनी बड़ी है वो ईयर टू ईयर कितने चेंज हो रहे हैं, वो सब चीज़ें। तो ये आ जाएंगी हमारी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स। तो यही जो हमने चीज़ें पढ़ी, बर्थ रेट, डेथ रेट, तो यही है इसके वेरिएबल्स, पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ कंज्यूमर अवेयरनेस। हमने जो पढ़ा था कि हमारा फर्स्ट जो प्रोजेक्ट था उसकी स्टडी थी कि हमने कंज्यूमर अवेयरनेस का डाटा कलेक्ट किया था। कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, हमने उस पर देखा था कि कंज्यूमर कितना अवेयर है एमआरपी के बारे में, एगमार्क लेने के बारे में, वो कितना अवेयर है कि अगर उसको अवेयर है कि कितना फेयर प्राइस शॉप्स हैं उसकी उसमें लोकेलिटी में, वो कितना अवेयर है कि उसको अगर कोई उसके साथ कोई फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस होती है तो उसको एक राइट मिला हुआ है कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए। और वो कितना अवेयर है किसी भी अपना लिए राइट्स के बारे में, कितना अवेयर है कि उसको कितनी सारी राइट्स मिली हुई है, राइट टू चॉइस मिली हुई है उसको, राइट टू सेफ्टी मिली हुई है, राइट टू हेल्थ मिली है, वो कितना अवेयर है इन सब चीज़ों के बारे में। तो यही कंज्यूमर अवेयरनेस का हमने प्रोजेक्ट में डिस्कस किया था। तो कंज्यूमर अवेयरनेस का क्या मीनिंग है, इसमें ये पूछना है। तो आंसर इज consumer awareness is much wide and wider concept. It covers the following questions: are the consumers aware about the product they are using? तो कंज्यूमर अवेयरनेस का सबसे पहला मतलब है कि कंज्यूमर अवेयर है, जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है उसको पता है कि वो मार्केट में अगर किसी शॉपकीपर के पास अगर ये वो है गया है, ये कोई कंज्यूमर है, ये शॉपकीपर के पास गया है और यहाँ पे ए शॉप है, यहाँ पे बी शॉप है, हो सकता है कि इसमें कोई नए प्रोडक्ट्स आए हों, 4 प्रोडक्ट्स इसमें नए आए हों, और इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं आया हो। तो हमें जो कंज्यूमर है वो कितना अवेयर है कि जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में उसके बारे में, और जो अवेलेबल यूज़ कर रहा है उसको उसको सच में यूज़ पता है कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है प्रोडक्ट जो उसने लिया हुआ है, और वो उसको पता है एमआरपी के बारे में, सैचुरेटरी रिक्वायरमेंट पता है प्रोडक्ट की वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, और उसको पता है कि उसकी जो एमआरपी है वो लो होती है, राइट। तो उसको पता है कि उसकी एमआरपी का प्राइस क्या है, उसके पीछे एक एक्सपायरी डेट है या फिर नहीं, उसको पता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कितनी है, उसको पता है कि उसके पीछे एगमार्क होता है प्रोडक्ट के बारे में, वो कितना अवेयर है अपनी राइट्स के बारे में, वो कितना अवेयर है अपनी ड्यूटीज़ के बारे में। तो यही सब चीज़ें आती हैं कंज्यूमर अवेयरनेस में। तो कंज्यूमर अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ। कंज्यूमर अवेयरनेस मीन्स एमआरपी आती है प्रोडक्ट की, वो अवेयर है या नहीं कंज्यूमर अपनी एमआरपी की है पीछे या नहीं। वो अवेयर है कि मैन्युफैक्चरिंग का और डेट है उसके पीछे, वो अवेयर है कि पीछे एक्सपायरी डेट है क्योंकि एक्सपायरी होती है हर एक प्रोडक्ट की। एंड देन इज वो अवेयर है अपनी राइट्स के बारे में, राइट्स के बारे में कितना अवेयर है कंज्यूमर, वो कितना अवेयर है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, वो अवेयर है कि उसको एक फेयर प्राइस शॉप्स मिली है जहाँ पे उसको सस्ते रेट पे सेम प्रोडक्ट्स मिलते हैं गवर्नमेंट के, राइट। तो ये है इसका मीनिंग कंज्यूमर अवेयरनेस का। वो अवेयर है कि अगर उसका कोई फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस हुई तो उसके पास एक राइट है कोर्ट में जाने का। तो ये है इसका मतलब, राइट टू गो टू कंज्यूमर कोर्ट। तो ये इसका मतलब है कंज्यूमर अवेयरनेस का। जो एमआरपी कंज्यूमर चाहता है कि हमेशा उसकी लो हो, हाउस होल्ड सर्वे किए हुए, द प्रोडक्ट इज क्वेश्चन ऑफ द हाउस होल्ड अवेयर ऑफ द कंज्यूमर कोड रिटर्न। जो पीछे हर एक प्रोडक्ट के पीछे कंज्यूमर कोड होता है जिसमें कंज्यूमर अप्रोच कर सकता है अगर उसके साथ कोई फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस हो, वो उस नंबर पे कॉल कर सकता है और अपनी जो कोई भी क्वेरीज हैं उस नंबर को बता के अपने जो राइट है उसको दे सकता है। मीन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माल प्रैक्टिस ऑफ द कंज्यूमर्स। तो फिर वो उस प्रोडक्ट को कॉल करके क्या कर सकता है, जो वहाँ पे जो कॉल उठाएगा उसको अपनी माल बता सकता है कि इस शॉपकीपर ने मेरे साथ ये माल प्रैक्टिस करी इसलिए मैं इसके प्रोडक्ट्स
नहीं लूँगा आगे से। तो ये था इसके मीनिंग कंज्यूमर अवेयरनेस का। तो क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो यही सब चीज़ें आपको इसको याद रखनी है कि जो मैंने ऊपर लिखा है इसको आपको याद रखना है, राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डिजाइनिंग अ क्वेश्चनर। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं किसी प्रोजेक्ट को बनाने से, या तो हम उसका सैम्पल फ्रेम करते हैं, सैम्पल बना लेते हैं पूरे प्रोजेक्ट का, या हम करते हैं उसका क्वेश्चनर बना लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चनर बनता है उसका अगर मीनिंग ही ये पूछा है, तो क्वेश्चनर का मतलब यही होता है कि हमने एक सेट रेडी कर लिया क्वेश्चंस का सेट हमने रेडी कर लिया, क्वेश्चंस का हमने सेट रेडी कर लिया कि हमारे क्या क्या क्वेश्चंस हमने पूछने हैं, कंज्यूमर्स कौन से हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, उसकी पॉपुलेशन कैसी चल रही है हमारी, और वो अवेयर है अपने राइट्स के बारे में। नहीं तो हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर लिए, हमने पहले से सैम्पल बना लिए कि हम अपनी जो प्रोजेक्ट है उसमें ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे, हमने एक सैम्पल रेडी कर लिया पहले से। तो ये होता है क्वेश्चनर का मीनिंग। तो हम इसमें एक बार आंसर भी पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी गो टू द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन कंज्यूमर अवेयरनेस अमंग हाउस होल्ड correction of designing a questionnaire. Accordingly, design your questionnaire becomes the first table project works advice to you are coming your aspects of consumer awareness and are detailed of the previous section. हमने क्या करना है, किसी प्रोजेक्ट को तैयार करने से पहले हमने एक क्वेश्चनर रेडी करना है, उसमें एक सैम्पल होगा, हमने उसको डिज़ाइन कर लेना है कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस अपने प्रोजेक्ट में कवर करेंगे, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो हमारे कंज्यूमर्स हैं या हमारा कोई भी जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, वेजिटेबल्स की कर रहे हैं, तो हम कौन सी कवर करेंगे वेजिटेबल्स, कितने टाइम के लिए करेंगे, उसको हमने बेसिक आंसर करना है क्वेश्चंस को, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चनर का मीनिंग। हमने स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट रिपोर्ट, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा रिक्वायर है कि किसी प्रोजेक्ट को रेडी करने से पहले वो एक क्वेश्चनर रेडी कर लें। क्वेश्चनर रेडी करने से क्या होगा, उनको एक वो मिल जाएगा कि पूरे प्रोजेक्ट में मुझे ये सब चीज़ें करनी है, तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा रफ, और अपनी प्रोजेक्ट स्टडी अच्छे से कर पाएंगे, राइट। तो ये था क्वेश्चनर का मीनिंग। क्वेश्चनर बिकम्स द फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट जो स्टेप है वही क्वेश्चनर बनता है। इससे हमें पता चलता है कि कंज्यूमर कितना अवेयर है अपनी राइट्स के बारे में, और उसने प्रीवियस जो सेक्शन है वो उसकी डिटेल स्टडी करी है या नहीं। ओके, तो क्लियर दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ओके, तो हमने जो किया था कि पहले हम डाटा का क्वेश्चनर बनाएंगे, फिर उसको करेंगे हम कलेक्ट डाटा को, फिर हम करेंगे उसको क्लासीफाई। तो क्लासीफाई करने पे जो हमारा स्टेप होता है वो क्या क्या उस स्टेप का मतलब बताना है कि हमारा डाटा तो कलेक्ट हो गया, तो हम डाटा को क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो लेट्स रीड द आंसर। डाटा नीड्स टू बी क्लासीफाइड, इट इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स फॉर क्लासिफिकेशन। तो हमने जो 4 प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए थे, हमारा उसमें क्या रोल था कि जो 4 प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे उसमें था हमारा कि कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था वेजिटेबल्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, और किसके बारे में हमने डिस्कस किया था अबाउट जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है उसके बारे में। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने इन सबका डाटा तो कलेक्ट कर लिया था कि कंज्यूमर ये अवेयर है, हमने इसका डाटा सब कुछ कलेक्ट कर लिया था। उस डाटा को क्या यूज़ है हम उसको क्लासीफाई ना कर पाए। जैसे हमने कंज्यूमर अवेयरनेस के केस में उसको हमने कैसे क्लासीफाई किया था कि कितने कंज्यूमर्स अवेयर हैं एमआरपी लेने के लिए, कितने लोग अर्बन एरियाज़ में देखते हैं पहले प्रोडक्ट की एमआरपी है या नहीं, कितने नहीं देखते, कितने लोग हैं जो देखते हैं कि डाटा को ख़रीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जो होती है वो चेक करते हैं। एक्सपायरी डेट दे चेक द मैन्युफैक्चरिंग डेट, दे चेक द एग मार्क, दे चेक द राइट्स के बारे में अवेयर है कंज्यूमर अवेयर है अपनी ड्यूटीज़ के बारे में। कंज्यूमर को पता है कि किसी भी फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस के लिए उसको वहाँ पे जा सकता है वो कोर्ट में, और वो अवेयर है फेयर प्राइस शॉप्स के बारे में। तो हमने डाटा कलेक्ट कर लिया था, उसको हमने क्लासीफाई कर लिया इन सब
फॉलोइंग पैरामीटर्स पे। तो ये होता है क्लासिफिकेशन डाटा, और इसका फर्दर क्लासीफाई किया था कि कितने अवेयर हैं और कितने नहीं हैं। तो यही होता है क्लासिफिकेशन का मीनिंग। और अगर हम वेजिटेबल्स वाले केस में देखें तो हमने देखा था कि कितने लोग जो प्राइस अगर बढ़ जाते हैं जो पोटैटो के, तो कितने लोग नहीं लेते। तो हमने क्लासीफाई कर लिया था वेजिटेबल्स को डिफरेंट में, पोटैटो में, हमने क्यूकम्बर में क्लासीफाई कर दिया था एंड टमाटो में। तो ये होगी इसकी क्लासिफिकेशन। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने उसको क्लासीफाई कर लिया था डिफरेंट विलेजेस में। हमारी डिफरेंट विलेजेस थी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, हमारी विलेज का जो नाम थे उसको हमने क्लासीफाई कर लिया था उसमें। और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में हमने क्लासीफाई कर लिया था कि हमारा कितना साइज चल रहा है पॉपुलेशन का, कितनी उसकी पॉपुलेशन की क्वांटिटी चल रही है, कितनी उसकी डेमोग्राफिक्स चल रही है, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने डिवाइड कर लिया था। डेंसिटी क्या चल रही है पॉपुलेशन की, तो ये सब चीज़ें हमने कर लिया था। सो ये होता है मीनिंग क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू मीन बाय एनालिसिस ऑफ डाटा। हम जो डाटा को वो करने से पहले, क्वेश्चनर बनाने से पहले, कलेक्ट करने से पहले, क्लासीफाई करने के बाद, क्लासीफाई प्रेजेंट और एनालिसिस प्रेजेंट करने के बाद उसको हम टेबल फॉर्म में कर देते हैं, फिर उसकी हम समरी लिखते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। तो हम उसको एनालिसिस जो करते हैं डाटा को, हम उससे क्या उसका मीनिंग क्या होता है। तो एनालिसिस का मतलब यही होता है कि जो हमने डाटा में प्रेजेंटेशन करी पूरी टेबल में, टैबुलर फॉर्म में जो हमने प्रेजेंटेशन करी डाटा की, हम उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे इधर, कि हमने पूरी जो टेबल की स्टडी है हमने उससे क्या सीखा, एक समरी की फॉर्म में। इसका ही मीनिंग होता है। तो इसका मीनिंग ये है, इट मीन्स यू आर द इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑन एवरेज, सो यू कैन इंडिविजुअल डाटा बिकम्स ईजी एंड मोर फॉलोफर। तो जो हमारा टेबल का डाटा आया था, हमने क्या करा, उसको एक परसेंटेज की, जो हमारा डाटा आया था पूरा सकता कि हमारी टेबल और उसका एक डाटा हो, हमने उसको एक इंडिविजुअल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इंडिविजुअल जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है उसकी फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया डाटा को एक परसेंटेज की फॉर्म में, ताकि हमारा डाटा ईजी हो जाए कैलकुलेट करने के लिए और बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाए। तो यही था मीनिंग एनालिसिस ऑफ डाटा। तो ये था मीनिंग एनालिसिस ऑफ डाटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी। ये उस प्रोजेक्ट से लिया गया जो हमने प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया था ना, जिसमें हमने स्टडी किया था कि हमारी डेमोग्राफिक्स की क्या उसमें पॉपुलेशन है, क्या साइज चल रहा है डेमोग्राफी का, क्या उसकी डेंसिटी चल रही है पॉपुलेशन की। तो हमने ये सब चीज़ें उसमें डिस्कस करी थी कि डेमोग्राफी का क्या मीनिंग है। तो डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इट्स ग्रोथ, डेंसिटी। तो हमने पीछे भी वाला क्वेश्चन सेम डिस्कस किया था, मतलब इधर भी रिपीट हो गया है कि डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो डेमोग्राफी का मतलब यही है कि हमने इसमें स्टडी करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करनी है हमने, कि उनकी कितनी ग्रोथ है, उनकी कितनी डेंसिटी है, वो कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है मेल और फीमेल में। तो ये सब उसकी स्टडी है, उसके और भी करेक्टरिस्टिक्स, कि उसका कितना साइज़ है ह्यूमन पॉपुलेशन का। तो हमने ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस करी थी डेमोग्राफी में। डेंसिटी में मतलब पर जो मेल्स हैं उसमें कितनी फीमेल्स आती हैं, और इसमें हमने डिस्कस किया था कि वो कितने रफ्तार से ग्रो हो रही है डिफरेंट ईयर्स में। और डिस्ट्रीब्यूशन में किया था वो कितना डिस्ट्रीब्यूट है पॉपुलेशन उस चीज़ों में। और ये सब चीज़ें आ जाएंगी हमारी डेमोग्राफिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर हो गया ना ये वाला क्वेश्चन। अगर क्लियर होते जाने बच्चों तो प्लीज़ इसको आप क्या करो, अपने साथ साथ कॉपी में उतारते जाओ और इसको आप रिवाइज करते जाओ और खुद से ट्राई करने की देखो। पहले ये नहीं कि सारे सारे टेप लो इधर से, खुद से करने हैं बच्चों, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑन द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नेबरहुड। ओके, तो जो हमने स्टडी करी थी एक प्रोजेक्ट की, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया था नेबरहुड का, उसके स्टेप्स पूछ ली, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं और सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट हैं, उसकी स्टडी पूछ लेंगे। पूछेंगे आपने उस प्रोजेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया। तो इसमें इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट की स्टडी बताओ, तो हम इसमें वो बता रहे हैं। तो दिस इज द स्टडी ऑफ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, ये इसके स्टेप्स हैं। What is the pieces and the questionnaire of project? A project report is a bullet on a search of a neighborhood. This should not I need to collect primary data, but it is the question. You need a simple question is drawn up for reference students and supplement this questionnaire with more questions after consulting the teacher, and the sample questionnaire has to be filled up with ethical information. National data. Its exercise was a primary added to the enability of 34 student works in different parts of the colony. Took time to complete the survey. The students were ensured that they cover each and every house for collecting the required information. तो हमने जो डेमोग्राफिक्स की स्टडी करी थी उसके हमने सॉरी
सबसे पहले हमने क्या किया था, डेमोग्राफिक्स की स्टडी में हमने एक सैम्पल प्रिपेयर कर लिया था कि हम इस चीज़ों की स्टडी करेंगे। हमने क्वेश्चन रेडी कर लिया था। फिर उसके बाद हमने प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया था, हर एक जगह से कलेक्शन होगी वो डाटा की। प्राइमरी डाटा का मतलब सबसे पहले हमने डाटा कलेक्ट किया था किसी और की हेल्प से, खुद से सबसे पहले कलेक्ट किया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने सिंपल क्वेश्चन इज ड्रॉन फॉर रेफरेंस, हमने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया था अपने टीचर की हेल्प से और उसको हमने लीगल इन्फॉर्मेशन से फिल कर लिया था। फिर हमने उसको क्या किया था, उस डाटा को 34 स्टूडेंट्स में हमने बांट दिया था कि 34 स्टूडेंट जाएंगे और पता करेंगे कि उनकी डेमोग्राफी में क्या सिचुएशन चल रही है उनकी नेबरहुड में। 34 स्टूडेंट्स गए थे अपनी नेबरहुड में पता करने की क्या सिचुएशन चल रही है उनकी डेमोग्राफी की। तो ये हो गया इसकी कलेक्शन में ही आता है। फिर उसको हमने कर लिया था क्लासीफाई, साइज में, एज में, ग्रोथ में, प्रेजेंटेशन कर दी थी हमने उसको टैबुलर फॉर्म में। फिर हमने कर दिया था उसकी क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस। तो ये थे इसके स्टेप्स। तो हमने यहाँ तक तो कर लिया है, इस डाटा को कलेक्शन ही चल रही है अभी इस डाटा की, अब इसको करेंगे अब आगे क्लासीफाई और कुछ। द नेक्स्ट स्टेप इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब तक तो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन चल रही थी, हमने उसको कर दिया क्लासीफाई। तो क्लासीफाई करने के बाद हम उसको करेंगे प्रेजेंटेशन। क्लासीफाई भी हो गई, अब होगी प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन होगी उसकी टेबल की फॉर्म में, हम डाटा को प्रेजेंट कर देंगे। प्रेजेंट करने के बाद हम उसको एक समरी फॉर्म में, टेबल में प्रेजेंट करने के बाद एक समरी लिख देंगे नीचे। ये थी उसकी समरी। तो ये हो गए हमारे स्टेप्स। तो क्या स्टेप्स थे, एक क्वेश्चन रेडी किया, क्लासिफिकेशन करी, कलेक्शन करी, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस एंड समरी। तो ये बहुत सिंपल स्टेप्स थे। यही आपको एक्रोनॉमिक लर्न करना है जिसके अकॉर्डिंग आप कर पाओगे ये स्टडी। राइट, क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the steps involved on running a project in changing price of few vegetables in a market using primary data। तो इसमें जो हमारा तीसरा प्रोजेक्ट था कि हमने वेजिटेबल्स की स्टडी करी थी अपनी मार्केट में कि वो कितने चेंज हो रहे हैं, तो हमने उसकी एक वो बतानी है, स्टडी बतानी है इसमें। ओके, द फर्स्ट स्टेप डिजाइनिंग का फॉर्मेट। हमने सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एक सैम्पल रेडी कर लेना है। सैम्पल रेडी कर लिया हमने प्रोजेक्ट का। अब सैम्पल रेडी करने के बाद हमने क्या करना है, हम मार्केट में गए और हमने कलेक्ट किया डाटा कि कितने लोग वो हैं, विलिंग हैं क्या क्या वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। तो हमने डाटा कलेक्ट किया डिफरेंट मार्केट से, इम्प्लाइंग दर वाइडली कंज्यूम टू द कंज्यूमर। हमने वो मान के चला कि ये जो वेजिटेबल्स हैं हमारी वाइडली कंज्यूम्ड है मार्केट में, और हमने इसको कर दिया क्लासीफाई। कलेक्ट कर लिया हमने डाटा को कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स वाइडली कंज्यूम्ड है। वाइडली कंज्यूम्ड कौन कौन सी वेजिटेबल्स होंगी, पोटैटो हो गया, क्यूकम्बर हो गया। तो ये सारी वेजिटेबल्स जो है वाइडली कंज्यूम्ड है। हमने डाटा को कर लिया कलेक्ट। अब उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको हम करेंगे अब तो उसकी कलेक्शन ही चल रही है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डाटा, द फॉर्मेट वी रिटर्न टू अ कंप्यूटर एंड सम मे बी स्टक टू द कार्डबोर्ड फाइल। हमने क्या किया, एक कंप्यूटर से एक कार्डबोर्ड की वो अटैच कर दी फ्लाइट, उससे जो डाटा था सारा का सारा उधर आ गया पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब हम अगर जगह जगह जाते हैं, पूछते हैं उनसे, उनका डाटा पूछते हैं कि उनकी क्या ओपिनियन है, एक अलग अलग पर्सनस के पास जाते हैं, तो ये हो जाएगा उसका प्राइमरी डाटा। तो हमने डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको हमने कर लिया क्लासीफाई करने के बाद हमने उसको कर दिया टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट। फिर हमने क्लासीफाई मतलब डिफरेंट हमारी वो आ गई कि वेजिटेबल्स, इसमें कितनी वेजिटेबल्स वो जो पोटैटो है वो कितनी कंज्यूम हो रही है, कितनी अगर उसकी प्राइस बढ़ रहा है तो कितनी चेंज हो रही है। फिर उसको कर दिया हमने प्रेजेंटेशन एक टेबल की फॉर्म में। टेबल की फॉर्म प्रेजेंट करने से क्या हुआ, एक प्रेजेंटेशन आ गई डाटा की। सो उसको हमने प्राइवेट सेक्टर में कर दिया। तो यही थी इसकी स्टडी। तो करने के बाद कलेक्ट भी उसको हमने कर दिया एक समरी फॉर्म में, क्लासीफाई समरी फॉर्म में उसको एनालाइज कर दिया। तो क्या यही सेम स्टेप्स हैं इसकी, पहले कलेक्शन होगा, फिर क्लासिफिकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर उसको हमने कर दिया एक समरी फॉर्म में एक्सप्लेन, उसकी कर दी एनालिसिस। राइट, तो यही थे इसके स्टेप्स। क्लियर है ना, वाला प्रोजेक्ट सिंपल प्रोजेक्ट है। एंड द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्टडी ऑफ अ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। जो हमने स्टडी करी थी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, मिल्क कोऑपरेटिव की, उसको हमने स्टेप्स बताने हैं। तो हमने उसको क्या किया था, जो वो वाली जो हमारा कॉलेज नहीं था एनिमल साइंसेस वाला, जो उसने डाटा कलेक्ट किया था, हमने वही वाला डाटा एग्जैक्ट अपनी नोटबुक में पेस्ट कर लिया था। तो वो डाटा था सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा की अगर स्टडी हो रही है
सेकेंडरी डाटा की स्टडी हो रही है, तो फिर ये वाला जो था स्टडी, उसको हम एग्जैक्टली कर लेंगे नोट अपनी कॉपी में। तो ये प्राइमरी डाटा नहीं है कि हम जगह जगह जाके खुद कलेक्ट करें डाटा, बट ये सेकेंडरी डाटा है, राइट। तो ये था एक सेकेंडरी डाटा। द फर्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। सिंस यू आर यूजिंग सेकेंडरी डाटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द स्टडी कलेक्टेड बिटवीन द कॉलेज। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टडी करने से, हमारा क्या होता है कि हमें एक सेकेंडरी वो एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है स्टडी का। बट इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्टिव था स्टडी का वो तो कोई था ही नहीं, क्योंकि जो डाटा था वो कलेक्ट किया था हमारे एनिमल साइंसेस कॉलेज ने। तो ऑब्जेक्टिव स्टडी कुछ था नहीं, क्योंकि हम सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे थे। तो ऑब्जेक्टिव की तो कोई सेंस ही नहीं बनती। और एनिमल साइंसेस टू एस्टिमेट द लाइव्स ऑफ पॉपुलेशन, हमने क्या किया था, पब्लिक डाटा कलेक्टेड बाय द कॉलेज। जो कॉलेज ने डाटा कलेक्ट किया था हमने उसको ही सिंपल यूज़ कर लिया था उसमें। तो हमने उसके बाद क्या किया था, ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया, वो जो हमारा कुछ था नहीं। उसके बाद हमने डाटा को करना है कलेक्ट। डाटा इन अकॉर्डेंस विद ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्टडी, यू नीड टू हैव डाटा ऑन द फॉलोइंग ऑफ मिल्क टू डिफरेंट मार्केटिंग चैनल इन द एरिया। तो हमें डाटा होना चाहिए, हमें कलेक्ट करना डाटा। हमें किस कलेक्ट तो वही करेंगे डाटा, तो हमने उनका एग्जैक्ट अपने उसमें लोड कर लिया अपनी कॉपी में। डाटा इन अकॉर्डेंस विद ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है स्टडी उसके अकॉर्डिंग ही हमारा डाटा कलेक्ट होगा। हमारा डाटा ये होगा कि हमारा फ्लो ऑफ मिल्क क्या हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एरिया। जो डिफरेंट पार्ट्स है एरिया में उसमें कितना मिल्क फ्लो हो रहा है। अगर इस हम मेथड से देखें तो कितना मिल्क फ्लो हो रहा है और दूसरे से कितना मिल्क फ्लो हो रहा है। तो ये था हमारा मेथड ऑफ स्टडी कि मार्केटिंग चैनल्स में इसमें ज़्यादा मिल्क फ्लो हो रहा है, इस वाले मार्केटिंग चैनल में अच्छा मिल्क फ्लो हो रहा है या नहीं। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज़ ओनली कलेक्शन इन द फार्म्स आर सोल्ड टू द प्रोड्यूसर। जो हमारी कलेक्शन हुई थी फार्म में उसको हमने सोल्ड कर दिया कंज्यूमर को। एवरेज मिल्क मार्केटेड इज टू प्रोड्यूसर ट्रेड मिल्कमैन कंज्यूमर प्रेस Viresh per day was 39 producer cooperative channel of milk marketing was not active. Nearly 5 go to make a day was the 10th standard of the milk market affected because the corporation of lesser price was a fully of the consumers. तो हमने डाटा को ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था जो हमारा कुछ था नहीं। उसके बाद हमने क्या किया था, उसको एक कलेक्शन कर ली थी डाटा की, हमने किसी और से डाटा उठा के अपने उसमें लिख दिया था। फिर नेक्स्ट में हमने क्या किया था कि हमने देखा था कि कंज्यूमर कितना एक वो है कलेक्ट करने के लिए मिल्क को, वो कितनी दूर तक जा सकता है। तो हमने देखा था कि 39 लीटर जो एक कंज्यूमर है वो मिल्क लेने के लिए पहुंच जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। फिर कंज्यूमर चैनल मिल्क मार्केटिंग, जो कंज्यूमर की चैनल की मिल्क मार्केटिंग थी वो थी हमारी 5 जो लोग थे वो जाते थे कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिल्क लेने, राइट। और उससे क्या हुआ था कि कॉपरेशन जो थी वॉज ऑफ अ लेस प्राइस वॉज द मिल्टन बाय द कंज्यूमर और ट्रेडर्स। तो इसके जो थी इसकी वजह से उनको जो प्राइस थे वो सस्ते मिलते थे एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर फार्मर्स। तो ये था इसका मेथड। फिर हमने एक्सप्लेन करना है कि हम जो एक टारगेट ग्रुप लेते हैं कि इसकी हम स्टडी करेंगे, हम कैसे डिसाइड करें कि हमारा टारगेट ग्रुप कौन सा होना चाहिए। तो द आंसर इज target group is important for framing appropriate questions for the questions. Here is a project, new target the middle income and you are hidden come groups for the project at the rate into consumer products like, so we will target a rural banking customers for the ability of safe drinking water. You will target both urban and rural population, therefore the choice of target group, write those persons whom you should focus attention. It is important to focal by choosing the target groups. तो अगर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है स्टडी का अगर वो है कि हमारा कंज्यूमर कितना अवेयर है डिफरेंट उसमें चीज़ों में, तो हमारा टारगेट ग्रुप कुछ और होगा। हमने टारगेट ग्रुप दिया था कि रूरल एरियाज़ में क्या, हमने टारगेट ग्रुप दिया था कि रूरल और अर्बन एरिया हमने टारगेट ग्रुप लिया था। बट अगर हम देखें कि हमारा डेमोग्राफिक्स की हमने स्टडी करी थी तो हमारा टारगेट ग्रुप था डिफरेंट विलेजेस था, राइट। और हमने अगर उसका लिया था वेजिटेबल्स का तो हमारा टारगेट ग्रुप था जो हम सिंपल जो कंज्यूमर्स होते हैं रूरल, वो था हमारा टारगेट ग्रुप। और एक कौन सा प्रोजेक्ट बन गया कि हमारा जो कौन सा वाला प्रोजेक्ट बन गया जो हमारा मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसमें हमारा विलेजेस था हमारा टारगेट ग्रुप। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट में अलग अलग टारगेट ग्रुप होता है। हमने वो टारगेट ग्रुप डिसाइड करना है हमारी नीड्स क्या हैं। जैसे हमारा अगर हम देख रहे हैं कि कितने लोग ड्रिंकिंग वाटर को सही से यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो रूरल एरियाज़ की भी होगी। तो हमें तभी हमारी जो टारगेट ग्रुप की चॉइस है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। टारगेट ग्रुप की जो हमारी चॉइस होगी वो डिपेंड करेगी कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्टडी के। अगर हमें देखना है कि हमारी एबिलिटी क्या है सेफ ड्रिंकिंग वाटर को कंज्यूम करने की, तो हमारे टारगेट ग्रुप्स होंगे रूरल और अर्बन पॉपुलेशन। बट अगर हमें देखना है कि अगर हमें देखना है कि जो मिल्क कंज्यूम हो रहा है वो कैसा है डिफरेंट पॉपुलेशन में, तो हमारा टारगेट ग्रुप कुछ और होगा। तो
हमारा टारगेट ग्रुप डिफरेंट डिपेंड करता है कि हमारी चॉइस क्या है पॉपुलेशन की, और हमारा जो हमारा प्रोजेक्ट की स्टडी है वो कैसी है, राइट। तो ये है इसका मीनिंग। एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा स्टेट। हम क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज किस में करते हैं, टेबल की फॉर्म में, और प्रेजेंट भी करते हैं एक टेबल की फॉर्म में। तो डाटा कलेक्ट हो गया, फिर उसको करेंगे हम ऑर्गेनाइज एक करेंगे डिफरेंट एक मैनर में, और प्रेजेंट करेंगे टेबल की फॉर्म में। तो उसको हमें एक वो करना है, इसका मीनिंग बताना है। आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा यू नीड टू प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन to be received by organizing and presenting it with the help of table in suitable diagrams, example bar graphs, बार पाईग्राम्स एक्सेट्रा। तो हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया, तो हमने उसको क्या करना है, उसके बाद डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको हमने जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसको कर देना हमें ऑर्गेनाइज, राइट। डिफरेंट डिफरेंट एक टेबल में कर देना है उसको हमने ऑर्गेनाइज, और प्रेजेंट करना है डिफरेंट डिफरेंट उसमें प्रेजेंट कर देना है हमें उसको डिफरेंट डिफरेंट उसमें जो हमारे जो ग्राफ्स होते हैं उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं हम, डायग्राम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, बार ग्राफ्स जो होते हैं ऐसे ऐसे उसके फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर जो पाई डायग्राम्स होते हैं उसकी फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है उसको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना, प्रेजेंटेशन का मतलब है कि हमने उसको बार ग्राफ्स डायग्राम्स एक्सेट्रा की उसमें अरेंज कर दिया। तो ये था हमारा इसका मीनिंग। सेकेंड इज व्हाट इज सेकेंडरी डाटा। तो दो टाइप के डाटा होते हैं, एक होता है सेकेंडरी डाटा एंड नेक्स्ट इज प्राइमरी डाटा। प्राइमरी का मतलब जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है कंज्यूमर्स ने खुद से, बट सेकेंडरी डाटा का मतलब जो किसी और ने कलेक्ट किया बट हमने उसका लेके यूज़ किया अपने डाटा में। तो सेकेंडरी डाटा का ये मीनिंग होता है। सेकेंडरी डाटा कैन बी यूज when it suits your requirement. Secondary data can be used when there is a paucity of time. सेकेंडरी डाटा तब यूज़ हो सकता है कि जब हमारे पास टाइम नहीं है इतना कुछ डाटा कलेक्ट करने के लिए, या मनी नहीं है, क्योंकि मनी बहुत लगती डाटा को कलेक्ट करने के लिए, और कोई रिसोर्सेज नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास जो दूसरों के पास इन्फॉर्मेशन थी हमने वही अपनी उसमें यूज़ कर ली। तो ये इस मेथड का एक मीनिंग हो जाता है सेकेंडरी डाटा का। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज बिब्लियोग्राफी। Bibliography is the need to mention the details of all secondary sources like magazines, newspapers, research report for developing a project. तो bibliography का मतलब यही है कि अगर हमने किसी सेकेंडरी डाटा को यूज़ किया है अपने उसमें, कि हमने डाटा खुद से कलेक्ट नहीं किया बट अगर हमने कहीं और से लिया है, तो उस सोर्स का मीनिंग हमने अपने उस प्रोजेक्ट में एक्सप्रेस करना है। वो सोर्स हो सकता है हमारा मैगजीन्स, हो सकता है हमने डाटा, हो सकता है कि हमने डाटा मैगजीन से उठाया, हो सकता है कि न्यूज़पेपर से उठाया हो सकता है रिसर्च रिपोर्ट इधर से उठाया हो। तो हमने उसको एक्सप्रेस कर लेना है एक उसमें, एक कि हमने सेकेंडरी डाटा कहाँ से उठाया है, तो फिर ये हो जाएगा इसका मीनिंग। तो ये था बिब्लियोग्राफी का मतलब। सेकेंड इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आर स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, homogeneity of essentially deserts or true, but only averages can be used. The experts only the study of to miss the use. तो हमने क्या करते हैं, जो स्टेटिस्टिक्स की स्टडी होती है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा है, हमें वो कोई वो स्टडी नहीं देती कि जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं उसको बिल्कुल इग्नोर करती है स्टैटिस्टिक्स। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्टैटिस्टिक्स का। और जो स्टैटिस्टिक्स की स्टडी है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स कर सकते हैं, जो आम जो जन पॉपुलेशन है वो नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट जो रिसर्च ग्रुप्स होते हैं वो ही इसको कर सकते हैं, इसकी स्टडी को, राइट। तो ये था स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि ये न्यूमेरिकल स्टडी है और इसमें क्वालिटेटिव फैक्टर्स इग्नोर होते हैं। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, it is intersectoral implementation comparison, working out cause and effect relationship, construction of economic theories and models, economic forecasting, new policies, economic equilibrium। तो इसमें हमने क्या करना है, जो एडवांटेजेस थे हमारे स्टैटिस्टिक्स के वो थे कि हमें पता चल जाता है कि हमने अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे कैसे सॉल्व करना है, इंटरसेक्टरल कंपैरिजन के थ्रू, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के थ्रू, या तो इकोनॉमिक थ्योरीज और मॉडल्स को समझ के, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग को समझ के, या तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को समझ के हमने कैसे अपनी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं उसको अचीव करना है। तो ये था इसके एडवांटेजेस। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ प्रोजेक्ट। Take me to the plan or program that includes a study of particular problem, then listen solutions, steps involving problem, choose a target group, collection of data, organization, presenting and listing and implementing conclusion bibliography। प्रोजेक्ट का मतलब यही कि हमने स्टडी करनी है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की। तो स्टडी कैसे होगी, हम एक टारगेट ग्रुप चूज़ करेंगे, कलेक्शन करेंगे,
ऑर्गेनाइजेशन करेंगे डाटा की, प्रेजेंटेशन करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे और उसकी कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी दे देंगे। तो ये था प्रोजेक्ट का मीनिंग। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कलेक्शन ऑफ डाटा स्टेज। तो कलेक्शन डाटा स्टेज का मतलब ये है कि हम कलेक्ट कर सकते हैं डाटा डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। दैट इज डाटा कैन बी कलेक्टेड यूजिंग वेरियस टूल्स लाइक पर्सनल इंटरव्यू, मेलिंग क्वेश्चन, हिज टेलीफोन interview at secondary, primary and secondary sources available for this purpose. Subject of survey determines which source of the data for collection. तो डाटा कलेक्शन का मतलब ये कि हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं हमारे पर्सनल इंटरव्यू के, हम एक सबका जाके इंटरव्यू दें। मेलिंग का मतलब सबके लिए एक ही क्वेश्चन हम पूछे, टेलीफोन पे इंटरव्यू ले लें, या तो सेकेंडरी डाटा से कलेक्ट कर लें, या तो प्राइमरी डाटा की उसमें हम कलेक्ट कर लें डाटा को। तो ये था इसका मीनिंग, जो कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब है। तो ये हो गया इसका मीनिंग। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा स्टेट। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि उसको एक सिस्टमैटिक उसमें एक्सप्रेस करना है हमने डाटा को, और उसको जो ऑर्गेनाइज हुआ डाटा को उसको प्रेजेंट कर देना है हमने टेबल्स में, राइट। तो हमने ऑर्गेनाइज कर दी डाटा को और उसको हमने एक एक्सप्रेस कर देना है एक टेबल की फॉर्म में, या तो ग्राफ्स के थ्रू, या तो डायग्राम्स की फॉर्म में, या तो किसी और फॉर्म में। एक्सप्लेन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा स्टेज। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये कि उसको हमने हमने उसको एक एक्सप्रेस कर दिया टेबल की फॉर्म में, और हमने उसकी कंक्लूजन ड्रॉ करनी है कि हमने उस पूरी जो हमारी मेथड थी उसको हमने क्या सीखा उससे। तो ये हो जाएगा इसका इंटरप्रिटेशन स्टेज। हमने एनालिसिस और उसकी इंटरप्रिटेशन कर दी। एक्सप्लेन कंक्लूजन ऑफ डाटा स्टेज। कंक्लूजन का मतलब हमने पूरे डाटा को एनालाइज कर लिया, वो कर लिया, एक्सप्रेस कर दिया, अपने ओपिनियंस दे दिए। जो हमारी लास्ट में कंक्लूजन होता है कि मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरे सजेशंस क्या हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, उसको हम इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो ये अपने सजेशंस हैं कंक्लूजन में, एक शॉर्ट समरी दे दी हमने इसमें। तो कंक्लूजन का ये मीनिंग होता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। The standard project report should have certain elements such as introduction, statement of problem, objectives, methodology, limitation, conclusion. तो जो अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है एक इंट्रोडक्शन। उसमें आता है कि प्रॉब्लम क्या है हमारी, ऑब्जेक्टिव्स क्या चल रहे हैं हमारे स्टडी के, हमारी मेथोलॉजी क्या चल रही है, हम किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, लिमिटेशंस क्या है कुछ इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, और मेरी राय के कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस लिमिटेशन को। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द बिब्लियोग्राफी स्टेज ऑफ डाटा। बिब्लियोग्राफी का मतलब यही है कि हमने अगर सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया है तो उसको कहाँ से कलेक्ट किया है, वो सेकेंडरी डाटा, क्या वो मैगजीन से कलेक्ट किया है, रिपोर्ट से कलेक्ट किया है, रिसर्च रिपोर्ट से कलेक्ट किया है, या तो कहीं से किया है। तो ये हो जाएगा बिब्लियोग्राफी का मीनिंग। व्हाट इज अ सैम्पल प्रोजेक्ट। तो there is a sample project for your guidance depending upon the subject of your study. The method will be obviously different from the one used here. तो हमने सैम्पल प्रोजेक्ट का मतलब हमने एक गाइडेंस ले ली, हमने एक सपोर्ट के लिए एक सैम्पल रेडी कर लिया कि जो हमारा प्रोजेक्ट है इस स्टडी पे बेस्ड होगा, हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इस सैम्पल के बेसिस पे हमने पूरा प्रोजेक्ट रेडी कर लिया, वो भी इसकी सिमिलर ही होगा जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उससे। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या होगा कि सबसे पहले हम एक आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम कौन सी है, हमारी एरिया का चॉइस ग्रुप कौन सी है, हमारी कौन सी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, हमारी टारगेट ग्रुप कौन सा है। हम डाटा को क्लासीफाई करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको प्रेजेंट कर देंगे टेबल की फॉर्म में। तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन। इतना सिंपल चैप्टर है कि इसको इतने सिंपल क्वेश्चन हैं इसमें कि जल्दी जल्दी से हो भी गया ख़त्म। तो अगर कोई भी इसमें डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एडुग्रोन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतनी देर तक आपने मेरे जो क्वेश्चन आंसर है इसको सुना, राइट। और कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज़ एडुग्रोन को बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपकी हेल्प पूरी तरीके से प्रोवाइड करेंगे इसको हेल्प करने के लिए। और ये चैप्टर बहुत सिंपल है, ये आपके बिल्कुल फ्री के नंबर है, अगर आप देखो इसको आसानी से तो फ्री के नंबर अगर ये हैं तो इसको आप अच्छे से करो, ताकि आपके जो 6-7 मार्क्स के चैप्टर हैं आपके 6-7 तो अच्छे से रेडी हो जाएं। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको किसी चैप्टर के पर्टिकुलर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ एडुग्रोन को लिखिए, ताकि हम आपकी हेल्प प्रोवाइड कर सकें आपको। और एग्ज़ाम्स के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। और आपको अपना खाना अच्छे से खाना है, जूस पीना है, पार्क में वॉक करने जाना है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से करनी है,
राइट। और एडुग्रोन के साथ प्लीज़ जुड़े रहिए, बहुत एक आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मैटर करती है, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो, राइट। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।